अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर। इससे पहले जो हमने बात की थी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी का ये समझ लें कि एक कंपोनेंट है कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग उसमें बात कर रहे थे। हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को देखा कि हम ये काम कैसे करते हैं, किस किस तरह से काम होता है। तो उसी को आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कंपोनेंट समझ के इसको आप लोग बेहतर वैसे समझ सकते हैं। जैसे वर्ड से आपको अंदाजा हो रहा है, प्रायोरिटाइजेशन मतलब कि किसी चीज की प्रायोरिटी असाइन करनी है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क हो तो आप पहले किस टास्क को करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपके पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो, आपने एक रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लिया है, तो पहले किस रिक्वायरमेंट पे आप काम करेंगे, फिर किस रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो अगर आपने किसी प्रोडक्ट के अंदर 10 फीचर्स को आपने बनाना चाह रहे हैं, तो अब उनमें से आप देखेंगे कि आप किस मॉड्यूल की, किस फीचर की प्रायोरिटी हाई है, किसको पहले बनाएंगे, किसको बाद में बनाएंगे। तो इस तरह की बातें कि प्रायोरिटी का मतलब क्या है, ये समझने के लिए हम अपनी डेली रूटीन के अंदर जो हम डेली काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम हर एक्टिविटी के अंदर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप जाते हैं, फैमिली के साथ आप लोग जाते हैं, तो वहाँ आपको एक मेन्यू दे दिया जाता है, और आप लोग जो है उस मेन्यू में से डिसाइड करते हैं कि आप लोगों ने क्या ऑर्डर आपने प्लेस करना है। इसी तरह से आप लोग जो कहीं सर्विस लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल करने के पॉइंट से आपका डिफरेंट व्हीकल की सर्विस अवेलेबल है। ऊबर है, क्रीम है और डिफरेंट है। अब तो ऑलमोस्ट ऊपर क्रीम दोनों सेम है। तो उनमें भी आप आगे फर्दर देखते हैं कि आपके लिए कौन सी जो है व्हीकल आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो वहाँ भी आप लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत आसान होता है कि हम क्विकली डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि उसमें हमारे चॉइस कम होती है। जब आपके पास चॉइस बढ़ती चली जाती है, फिर आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। देखिए, अगर आपके पास तो मार्केट में चीज़ ही एक अवेलेबल है, अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, वो एक ही ब्रांड की है, तो आपके डिसीजन मेकिंग करना आसान है कि आप जस्ट बचाएँगे और उसको आप लोग बाय कर लेंगे। ऑनलाइन बाय करना चाह रहे हैं, तब भी ये सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो अगर आपके पास उसी ब्रांड की या उसी प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल काइंड्स की डिफरेंट ब्रांड एग्जिस्ट करते हो एक प्रोडक्ट के ऊपर, सपोज एक लैपटॉप है, सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स के लैपटॉप अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज हैं, तो वहाँ आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं। तो वहाँ आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास जब जब नंबर ऑफ डिसीजंस, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शंस आप बढ़ जाती हैं, तो डिसीजन मेकिंग करना आपके लिए मुश्किल काम हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क आपके पास ही हो जाता है। अब इसके लिए हम करते ये होते हैं कि हम डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स को देख लेते हैं, सेट ऑफ रूल डिफाइन कर लेते हैं, मैट्रिसेस डिफाइन कर लेते हैं कि जी इन सेट ऑफ रूल्स की बेस पे हम इस टास्क को, इस रिक्वायरमेंट को, इस काम को प्रायोरिटी देंगे, इसको पहले करेंगे और इसको हम बाद में करेंगे। तो वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार बाई करना चाहते हैं, तो हो सकता है एक बंदा सोच रहा हो कि जी वो उसके पास एक ही फैक्टर है कि किसकी स्पीड अच्छी है। मैं एक लॉन्ग ड्राइव करना चाहता हूँ, तो जो मुझे स्पीड के पॉइंट में से अच्छी हो सकता है कोई बंदा सोच रहा हो इसकी माइलेज किसकी अच्छी है, तो प्राइस को देख रहा हो, कोई सेफ्टी को देख रहा हो, कोई कंफर्टेबल लेवल को देख रहा हो, कोई लगेज को देख रहा हो। तो जब जब आपके पास ऑप्शंस बढ़ती चली गई, अब आपके लिए उसके मुताबिक लेके चलना और डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि हम जो बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो जब आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को आप लोग डेवलप करते हैं, तो
आप भी उसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको आप लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। अगर सपोज आपके पास डेडलाइन आ गई है और विद इन डेडलाइन तक किन किन रिक्वायरमेंट्स को आप पूरी कर सकते हैं जो कि एसेंशियल है, नेसेसरी है, जिनकी हाई प्रायोरिटी है, उनको पहले आप पूरी कर लेते हैं, बात दूसरे को ट्रेड ऑफ कर लेते हैं। तो यही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, इससे कुछ बेनिफिट्स भी हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इनको आप लोगों ने जो है वेरी केयरफुली आप लोगों ने देखा। अब समटाइम जब आप ये काम कर रहे होते हैं डेवलपमेंट का, तो उसमें आपने ये भी देख लिया कि कस्टमर ने जो फंक्शनैलिटी बताई थी वो आप फुलफिल तो कर रहे हैं, और उसमें आप ये भी देखते हैं कि कम से कम कॉस्ट के अंदर हो, रिस्क का फैक्टर कम हो, और उसकी मेन फंक्शनैलिटी जो फंक्शनल फीचर्स हैं वो सारे के सारे पूरे हों। जो मैंने फंक्शनैलिटी और फंक्शनल फीचर्स दिए हैं वो हम नेक्स्ट अपनी रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या होता है। चलें जी, अब हम इस पे आ जाते हैं। आपकी जो स्लाइड 1 है, थोड़ा-सा मैंने आप लोगों का एक बनाया है कि आप लोग बेस आपकी बन जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ताकि आप सही बेसिस अंडरस्टैंड कर पाएँ। अच्छा, जब कभी जो आपके कस्टमर्स हैं, कस्टमर कह लें, क्लाइंट कह लें, एंड यूज़र कह लें जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हो और आपके पास टाइमलाइन कम हो, शॉर्ट ड्यूरेशन आपके पास अवेलेबल हो, तो आप ये कोशिश करते हैं कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो उसकी मेन फंक्शनैलिटी है, उसको जल्दी से जल्दी जो है वो पूरा किया जाए। और उसमें आप लोग ये भी देख रहे होते हैं कि जी, आप लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ उसको फुलफ़िल कर लें। और लिमिटेड रिसोर्सेज़ का मतलब ये है कि देखें, अगर आपने अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर भी देखना होता है, ठीक है? अब ये नहीं है कि आपका रिसोर्सेज़ आप ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लें सॉरी लाइक के अगर आपके पास टीम में 2 बंदे काम कर रहे थे, तो आप उसी की जगह पे आप 4 टू 5% एंगेज कर लें, उससे फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसको भी आपने अपने माइंड में रखना होता है। समटाइम ऐसा होता है कि जो आपके पास कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके पास स्मॉल लेवल का प्रोजेक्ट होता है, तो उनकी जो है वो जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनसे तो आपको जाके डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको खुद अंदाज़ा होता है कि इनफॉर्मली कौन-कौन सी प्रायोरिटीज़ इनकी हो सकती हैं। लेकिन जब कभी आपके पास जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, तो उसको फिर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू जो है, जब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। कस्टमर एंड पे भी और आप लोगों ने अपने एंड पे भी देखना होता है, दोनों चीज़ों को आपने लेके चलना होता है। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स भी होती है जिसको यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, वो भी हम आगे देखेंगे। हाँ जी। हाँ जी, इस स्लाइड के अंदर वही बात है जो मैंने पहले आपको क्रक्स के अंदर एक बताई कि आपके पास मल्टीपल जब ऑप्शंस होती हैं, तो तब आप लोग देखते हैं कि जी, किसको हमें प्रायोरिटी देनी है, किसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कार की एग्ज़ाम्पल दी थी, यहाँ कार की एग्ज़ाम्पल जो है वो आपके सामने अवेलेबल है, और इसी तरह से हमने कहा कि डिफरेंट इसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपसे देख सकते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसको चेक किस तरह से किया जाता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो आपके कस्टमर की, आपके एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को कितना फुलफ़िल कर रहा है। आपका जो एंड यूज़र है, वो कितना सैटिस्फाई है, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर कितना सैटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट के साथ। अगर आपने प्रोडक्ट बना के हैंडओवर की है, तो जो आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, अगर वो सैटिस्फाई नहीं है आपकी उस प्रोडक्ट से, आपके सॉफ्टवेयर से, तो फिर आपका सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है उसके लिए। हो सकता है जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफ़िल ही नहीं हो रही। अब देखें, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया था लाइक रेस्टोरेंट के लिए, या आपने गिफ्ट शॉप के लिए आपने कोई अपना सॉफ्टवेयर बनवाया था। अगर वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं करता, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आपने यूटिलाइज़ किया था, तो ऑनलाइन पेमेंट हो ही नहीं रही,
तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका जो मेन पर्पस था उसको आपने अचीव नहीं किया, तो डेफिनेटली जो कस्टमर है वो आपसे सैटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा, हम जो रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज़ हमने कहा कि हम करते हैं, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम कुछ बेनिफिट्स को देखते हैं। पहला बेनिफिट इसका ये होता है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो डिसाइड ये कर सकते हैं कि आपके सिस्टम की कोर रिक्वायरमेंट कौन-कौन सी है। कौन-कौन सा मेन काम है जो आपके सिस्टम को करना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट करे तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, एफिशिएंट है। तो अब आप उनसे कहते हैं जी कि आप जो है वो अपनी कोई लिस्ट बनाएँ, उस लिस्ट में से वो अपने हर टास्क को प्रायोरिटी के बेस पे हम कहते हैं जी हमें कुछ 10 आपने बताने हैं। तो वो 10 टास्क आपको बता देंगे कि ये फंक्शनैलिटी कोर फंक्शंस में होने चाहिए, ठीक है? इसी तरह से जो है वो प्लानिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खास सीक्वेंस के अंदर और जो आपकी प्रोजेक्ट है, जो प्रोडक्ट है, उसको कंप्लीशन और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको क्लाइंट ने कह दिया कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है जी साइन इन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ये है जी कि आप जब होम पे आए तो वो आइटम सेलेक्ट करें तो कार्ट में ऐड हो जाए, पेमेंट वहाँ ऑप्शन उसको दे और ऑर्डर प्लेस हो जाए। जब उसने आपको ये बता दिए 5 पॉइंट्स कि ये चीज़ें हों तो आप उसको करेंगे तो डेफ़िनेटली रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल होगी और आप अच्छी एक एप्लीकेशन बना लेंगे। तो इसी तरह से आपको कहीं अब कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ जाता है तो प्रोजेक्ट स्कोप के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ आपने टाइम उसको पहले कम दिया हुआ था, रिक्वायरमेंट आपने बढ़ा दी है, टाइम आपने बढ़ाना है या इसी तरह से कोई बजट कम ज़्यादा करना है, रिसोर्सेज़ को कम ज़्यादा करना है, तो इ उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करनी है। तो इस हवाले से भी अगर आप रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं, एक बंदा कहता है जी मेरी जो एप्लीकेशन है उसका काम जो है वो लाइव जो है ना वो सेशन होने चाहिए। तो उसमें आप लोग फिर देखते हैं कि अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर तो आपके इस तरह से इश्यूज़ आएँगे, तो ये क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी चाहिए, इसको करना चाहिए। तो अब उसमें अब आप जो है वो अपने बजट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने पहले कहा था 1 मंथ में एप्लीकेशन बन जाएगी, आप 2 मंथ पे ले जाएँ। तो ये इस तरह से आप लोगों को जो है ये पता चल जाता है कि आपका जो है कहाँ ट्रेड ऑफ आपने करना है। इसी तरह से वो कहता है कि आपका जो को हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपको पता चल रहा है कि हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट बन रही है, तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बंदे ने आपको एप्लीकेशन हैंडओवर की है बनाने के लिए, कि क्या आप मेरी रेंज के अंदर है कि नहीं। जो डेवलपर बना रहा है वो भी देख सकता है कि जितने मेरे डेज़ लग रहे हैं ईच मॉड्यूल के अंदर क्या मेरे लिए रीज़नेबल है कि नहीं कॉस्ट के पर्सपेक्टिव के अंदर। इसी तरह से वो कहता जी कि हमने जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर आपने बनाया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसका बेनिफिट होता है। तो इन केस आपने बाद में फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें कोई आपने चेंज लेके आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये आपकी हेल्प करता है। इसी तरह से वो कहता है जी कि आपके पास आप जस्ट उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट करें, उन्हीं रिक्वायरमेंट को सिलेक्ट करें, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुली सैटिस्फाई करता हो। इसमें चीज़ें आएँगी वो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, जो कि हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि फंक्शनल नॉन फंक्शनल जो है वो क्या चीज़ें होती हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कस्टमर हमारा मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चाह क्या रहा है, उसकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर हम उसके मुताबिक जो है वो पहले वही चीज़ बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर वो चाहता है कि हमें मुझे पहले जो फ्रंट एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप पहले जो उसकी प्रायोरिटी की जो है ना फ्रंट एंड पे अच्छा काम करते हैं ताकि उसको जो यूज़र इंटरफेस अच्छा नज़र आए। इसी तरह से आपके पास कोई जो है कोई मार्केट अपॉर्च्युनिटी इससे आप अवेल करना चाहते हैं, तो मार्केट के अंदर आपके डिफरेंट कॉम्पिटिशन में लोग बैठे हुए हैं, तो वो कहता है जो उनकी प्रोडक्ट है जो मेरे कॉम्पिटिशन में है, उसमें ये चीज़ें हैं, ये इसमें ड्रॉबैक है, जो आपने एप्लीकेशन बना के देनी है उसमें ये बेनिफिट होना चाहिए, ये चीज़ लाज़मी आपने ऐड करनी है। तो मार्केट कॉम्पिटिशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो है रिक्वायरमेंट को अगर प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। आपको कम से कम रीवर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बार एप्लीकेशन लॉन्च की, आपको बाद में पता चला कि आपका ये जो काम था, इसका तो ख़ास बेनिफिट नहीं है। आप एक और कोई टास्क था और मॉड्यूल था, उसको पहले करना चाहिए था, वो कोई लाज़मी पार्ट था। तो आपको उस पे अगर आपने पहले ही अपने तमाम टास्क को, तमाम मॉड्यूल को
आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर ही रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया होगा, तो आपको कम से कम रीवर्क करना पड़ेगा। इसी तरह से आप जो है अगर कोई स्टेक होल्डर में कोई डिसएग्रीमेंट्स आ जाता है, तो आप रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन के बेस पे आप उसे हैंडल कर सकते हैं। हमारा जो मेन चैलेंज ये होता है कि हमने एक राइट रिक्वायरमेंट्स को हमने सिलेक्ट करना होता है और हमने कम से कम इश्यूज के अंदर एक अच्छी प्रोडक्ट हमने बना के देनी है और ऐसी प्रोडक्ट हो जो कस्टमर की, जो स्टेक होल्डर की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हो और कस्टमर को उससे बेनिफिट हो। जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जो उसका गोल था, जिस पर्पस के लिए वो आपसे एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा था, जो उसने कहा है, वो सारे का सारा फुलफिल हो। ये नहीं है कि वो उसने ऑब्जेक्टिव कुछ और था, एप्लीकेशन बना के आपने दे दी, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे। वो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आपकी एप्लीकेशन है, जो आपसे बनवाना चाह रहा था, उसके थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जिन जिन के एडमिशन ओपन है जिस डेट के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाए और किसके क्या स्कॉलरशिप है, फीस शेड्यूल क्या है, इंफॉर्मेशन वो आए। लेकिन आप जो उसको साइड बना कर दे रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज की नहीं दे रही, वो स्कूल की दे रही है, अकेडमिक्स की दे रही है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो आपने जो है राइट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक राइट प्रोडक्ट बना के देनी है, ताकि जो आपका कस्टमर है उसको ओवरऑल बिजनेस में बेनिफिट हो और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहे। कस्टमर को स्टे करवाना, सस्टेन करवाना और आप अपने साथ उसको अटैच रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं प्रायोरिटाइजेशंस के, जिनको हम कंसिडर करते हैं जब हमें प्रायोरिटी असाइन करनी होती है या किसी भी अपने फीचर को, मॉड्यूल को, किसी एक टास्क को। तो क्या ऐसी जो है मेन फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं, हम उसको देखते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक हो सकता है कि वो कहें कि जी ये हमारे पास इस फैक्टर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसी के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, किसी के लिए टाइम होगा, किसी के लिए रिस्क का फैक्टर होगा। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको हम जो है वो देख सकते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो आपके पास जो है रिक्वायरमेंट किसी सिंगल एस्पेक्ट पे बेस करती हो, तो उसके लिए तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती कि सिंगल एस्पेक्ट है, आपने जस्ट उसी पे फोकस करना है और आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेना। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाएँ, तो 10-15 एस्पेक्ट्स हों, उनको आपने देखना हो, तो फिर आपके लिए वो बड़ा वो डिफिकल्ट टास्क होता है कि सबको आपने फुलफिल भी करना है और कस्टमर को भी आपने जो है वो सेटिस्फाई रखना है। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ मेंशन मैंने की है, उनको मैं डिस्कस कर लूँ। मैंने कल लिखा हुआ इम्पोर्टेंस, पेनल्टी, कॉस्ट, टाइम एंड रिस्क। तो अगर मैं उसको डिस्कस करूँ, अब देखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटाइजेशन की, तो जब कभी हम जो है किसी भी टास्क को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं, अब उनको चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उन टास्क को, उन मॉड्यूल को, उन फीचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो उनके सिस्टम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो उनके लिए मोस्ट फंडामेंटल है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जो चाह रहे होते हैं अर्जेंटली इम्प्लीमेंट करके आपको फर्स्ट रिलीज़ के अंदर प्रोवाइड करें, फर्स्ट वर्ज़न के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपका स्टेक होल्डर कह रहा होता है कोई मसला नहीं, अगर आपने इस स्टेज पे मुझे नहीं प्रोवाइड की, जो आप बाद में इसका अपडेटेड वर्ज़न देंगे उसमें आप दे दें। तो वहाँ आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि कस्टमर के लिए ये जो आपका स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए कौन-सी क्या जो ये टास्क है, ये क्या इसमें अर्जेंट में आता है, इम्पोर्टेंट में आ रहा है, कोई मिडल लेवल पे आ रहा है, लो लेवल पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और ये स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए कि वो अपने तमाम टास्क को उसी तरह से प्रायोरिटी करके दें ताकि बनाने वाले बंदे के लिए भी, डेवलपर के लिए भी वो आसान काम हो। इसी तरह से पेनल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अब जो पेनल्टी है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी पेनल्टी इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर उसने उस स्टैंडर्ड को फ़ॉलो नहीं किया
तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हुई। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, तो अब उसमें कस्टमर कभी उससे सैटिस्फाई नहीं हुआ। जब सैटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो जो प्रोडक्ट है, वो मार्केट के लिए सूटेबल ही नहीं है। ना उसके लिए सूटेबल है, ना मार्केट के लिए सूटेबल है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया। तो वो उससे आपके लिए एक पेनल्टी ये बन जाएगी कि आपको अगेन उससे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं मिलेगी, और आपके लिए जो है वो एक कस्टमर भी लॉस हो गया, मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो गई। तो ये प्रॉब्लम भी अकर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट में वो देखते हैं जी कि रिक्वायरमेंट की कम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या है, और क्या वो अगर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या उसने जो कोड है उसको रीयूजेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास पहले उसी तरह की एप्लीकेशन बनी हुई थी, आपने जस्ट उसमें कुछ मॉड्यूल्स ऐड करने थे, कुछ चीज़ें रिमूव करनी थी, तो उसमें आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है, कि आपने स्क्रैच से एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें कितनी चीज़ें आपकी आ रही हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा देखना पड़ता है, क्या आपने जो टेस्टिंग करनी है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर उसने कहा है कि आपने मुझे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, तो क्या उस पे जो आपके लोग काम कर रहे होंगे डेफिनेटली उनको आप पे कर रहे होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि जी आपका जो स्टाफ मेंबर्स हैं कितनी देर के लिए काम करते हैं, उनकी जो सैलरीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें वो आएगा। ये भी इसको भी देखा जाता है। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपका डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं, डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स हैं जो इंगेज होते हैं आप उस काम के अंदर, तो उनको भी देखना होता है कि जी उसमें कितनी आपके प्रोजेक्ट का बजट कितना था, और आपने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, कितने लॉन्ग बजट पे आपने लगाना है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टैंडर्ड हैं, अगर आप ये कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और एप्लीकेशन में आपने बाद में उस बंदे को जिसके लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, सपोज़ कोई ऑर्गनाइज़ेशन जिसके लिए आप बना रहे थे, तो उसके एम्प्लॉइज़ अगर आपको ट्रेनिंग भी देनी है, तो ट्रेनिंग कितने डेज़ रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। इस तरह से रिस्क का जो फैक्टर है, रिस्क का फैक्टर आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर ये अवेलेबल होता है। अब इसमें जो आपके पास रिस्क है वो डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। कोई इंटरनल रिस्क हो सकता है, कोई एक्सटर्नल रिस्क हो सकता है। इंटरनल में फॉर एग्जांपल कोई आपके पास कोई टेक्निकल रिस्क आ जाता है, या कोई मार्केट एनालिसिस का रिस्क आ गया। इसी तरह से जो आपके पास एक्सटर्नल रिस्क है उसमें हो सकता है कोई रूल्स रेगुलेशन का हो, कोई सप्लायर का इशू हो। तो वो आपने दोनों रिस्क को देखना होता है, उनको प्रॉपर आपने मैनेज करना होता है। रिस्क के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपकी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। तो उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, लाइक परफॉर्मेंस रिस्क कौन-कौन से हैं, तो प्रोसेस रिस्क कौन से हैं, तो स्केड्यूल रिस्क कौन से हैं, और फिर आपने जो है उनको उसके मुताबिक आपने कैटर करके रिज़ॉल्व भी करना होता है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको एक बताया कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो डिफरेंट वे हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप लोग जो है इस वे में देख सकते हैं। और हमारे पास कुछ टेक्निक्स भी हैं। हम इसको इन डेप्थ ज़्यादा देखेंगे नहीं, हम इसको ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है। हम जो टेक्निक्स की बात करेंगे वो जस्ट 2 की बात करते हैं, और भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक हमारे पास मॉस्को है और एक हमारे पास $100 है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट वन है, उसमें जो वर्ड ये कैपिटल है, ईच कैपिटल वर्ड एक मीनिंग रखता है। जो हमारे पास जो है हमने 4 वर्ड को कैपिटलाइज़ किया हुआ है, और उसमें एम स्टैंड फॉर मस्ट, एस फॉर शुड, सी फॉर कुड, एंड डब्ल्यू फॉर वुड नॉट। अब जो फर्स्ट वन है मस्ट, इसका मतलब ये है कि अब आपकी एप्लीकेशन के अंदर कौन-सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जिनको 100% आपका फुलफ़िल होना लाज़मी है। अगर वो रिक्वायरमेंट वहाँ उसके अंदर होंगी, अवेलेबल होंगी, वो काम करेगी एप्लीकेशन, तो आपके सॉल्यूशन को एक अच्छा समझा जाएगा, और कस्टमर उससे सैटिस्फाई होगा कि जो मैंने आपको कहा था वही काम आपने किया है।
अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कहा था कि आपने ई कॉमर्स स्टोर था कि प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो कार्ट के अंदर और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन उसका आप डेबिट का इंफॉर्मेशन लें, तो अगर आपके सारे काम हो रहे हैं तो ये मस्ट है। अगर हो रहे हैं तो फिर आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है। तो जब आपने प्रायोरिटी दे रहे हैं, टेक्निक है, तो आपने देखना कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि नेसेसरी हैं। आपने मस्ट कर लिख देना कि ये आपके एप्लीकेशन रिलीज़ होने से पहले ये सारे के सारे टास्क, ये मॉड्यूल, ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से शुड के अंदर ये है। अब और भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसी में कुछ जैसे लिस्ट आपको दी है 20 की, उसमें से 10 आपने निकाल लिए, तो ये मस्ट है। शुड के अंदर आपने और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आपने वो लिस्ट या फंक्शनैलिटी को निकाला कि ये इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको भी आपके सॉल्यूशन में होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट आ गया है और आपके पास जो है वो कॉस्ट की कंस्ट्रेंट आ गई है, तो आप उसको नहीं ऐड कर सकते। तो वो फिर आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि जी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास तो पेमेंट गेटवे था, उसने आपको कहा था जी कि आपका जो है ना 2 दिन उसने आपको ऑप्शंस बताए थे कि ईज़ी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश या बैंकिंग के थ्रू। अब आपने बैंक भी कर दी, ईज़ी पैसा भी कर दिया, जैज़ कैश के लिए आपका पास टाइम नहीं रहा, तो बाकी तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो नहीं भी ऐड हुई तो वो इतना जो है वो मसला नहीं है, क्योंकि बाकी 2 के थ्रू आपकी कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाता है। इसी तरह से जो थर्ड वन है कोड, इसके अंदर ये है कि वो डिज़ायरेबल उसकी कैपेबिलिटी थी कि ये चीज़ हो जाती, लेकिन हो सकता है कि जी आपने उसको डेफर्ड कर दिया या आपने उसको वैसे ही आपने एलिमिनेट कर दिया। और ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास वो रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते या आपके पास कोई टाइम फ्रेम होता, तो आप उसको जो है इम्प्लीमेंट करते। तो वो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको परमिशन देते हैं तो आप इम्प्लीमेंट कर लें। अदरवाइज़ वो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप उसको एलिमिनेट करना चाहें, रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम आगे देखेंगे नॉन फंक्शनल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं नहीं इनकी खैर है, तो वो आप उस तरह से देख लेते हैं जिसको आपको लगता है कि जो उसने इन्फॉर्मेशन में दी है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट ये फैक्टर नहीं है, इसको हम जो है इस पे कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। हाँ जी, द लास्ट वन जो है वुड नॉट, उसका मतलब ये आपको ये बता रहा होता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, अब उसने जो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की, उस रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो करंटली आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि जब आप उसका एक एप्लीकेशन को डिफरेंट वर्जन्स आप दे रहे हैं, जो फ्यूचर में अगर आप उसको अपडेट करें तो उसके अंदर आप लोग जो है इंक्लूड कर लें। तो ये एक वे है, वो कहता है जी कि आप किस तरह से प्रायोरिटी दे सकते हैं अपने डिफरेंट टास्क को। तो एक वे ये है। दूसरा वे ये है कि $100 का। अब इसको अगर मैं सिंपल वे से बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हाउस होल्ड या कोई आइटम्स आपने परचेज़ करनी है, तो अगर आप किसी बंदे को आप देते हैं कि आपको $100 है, तो आपने एक प्रोडक्ट बाय करनी है। अब वो अपनी देखेगा कि $100 के मेरी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे पास इतना बजट है और इस बजट में मैं किस प्रोडक्ट को बाय कर सकता हूँ। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, जिसके बगैर वो कहेगा कि जी नहीं गुज़ारा ही नहीं है, उसको वो बाय करेगा। आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो है वो हॉस्टलाइट है और आप लोगों को एक जो है स्पेसिफिक अमाउंट मिली है, आपका पूरा मंथ आप स्पेंड करने के लिए। तो अब आपने उस बजट के अकॉर्डिंग अपना पूरा मंथ आपने गुज़ारना है। तो अब देखिए एक्टिविटीज़ बहुत सी होती हैं, अब आपने उन तमाम जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने प्रायोरिटी देनी होती है कि मैं किस पहले कर लूँ, किसको बाद में कर लूँ, ताकि उसी बजट के अंदर आपका काम हो सके। तो इसके अंदर भी आप जो इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी टीम है या सपोज़ जो इस पे काम कर रहे हैं, आप उनको कहते हैं जी कि आपके पास ये सपोज़ $100 है और आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ टास्क है। आप हर किसी टास्क का आपने कोई ना कोई वैल्यू असाइन की होती है। ठीक है, आपने किस टास्क को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप कहते हैं कि अगर आप इस टास्क को लेंगे तो $5 का है, इस टास्क को लेंगे तो $10 का है, इसको लेंगे तो $20 का है, इसको लेंगे तो $30 का है। या आप कह
सकते हैं कि इस टास्क की जो है ना इतनी जो है वो परसेंटेज है, इसकी इतनी परसेंटेज है। अब उसने सपोज़ आपको टोटल 10 मॉड्यूल्स थे, तो वहाँ से अगर आपने हर किसी मॉड्यूल का जो है वो 15 आपने अमाउंट रखी हुई है, $15, तब वहाँ से उसने क्युमुलेटिव 100 तक वो मॉड्यूल बनवा सकता है, तो वहाँ से वो आपको बता देगा कि किन-किन मॉड्यूल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके हम ये काम कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जब आपने कर ली, जब रिक्वायरमेंट सारी आपने गैदर कर ली कि आपको क्लाइंट आपसे चाहता क्या है, वो क्या चाहता है कि जो प्रपोज़ सिस्टम है जो आपसे बनवा रहा है, वो करना क्या चाहिए? तो फिर उससे आगे फर्दर आ जाता है जी, अगर उसने चीज़ें सारी आपको बता दी हैं, अब उसमें से हो सकता है कि आप सारी इम्प्लीमेंट ना कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग फिर आप लोग देखते हैं कि किस रिक्वायरमेंट को आप प्रायोरिटी देंगे, किसको पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, किसको बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, किसको आप 100% लाज़मी इम्प्लीमेंट करेंगे तो कस्टमर सैटिस्फाई होगा। कौन-सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको आप छोड़ भी दें तो जो आपका क्लाइंट है, वो सैटिस्फाई रहेगा, कस्टमर सैटिस्फाई रहेगा, वो आपके साथ जो सस्टेन रहेगा। तो उसके लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। थैंक यू सो मच।